अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। लीजिए कहानी मसीहा की 33वीं किस्त हाजिर खिदमत है, तवज्जो फरमाएं। वो पूर्णिमा की रात थी। यशोदा भवन के पिछवाड़े में वाक़े चमन में हरी घास के नर्म गालीचे पर पीठ के बल यानी चित लेटे हुए महताब खान के सर को कुमोदिनी ने अपनी गोद में ले रखा था। पुरवाई के मंद मंद झोंके इठला रहे थे और चमन के किनारे लगे मेहंदी के पौधों और फलकबोज सृष्ट के पेड़ों पर उगे हुए फूलों की मकनातीसी खुशबुएं माहौल में हर्षु तैर रही थी। बड़े बड़े मुख्तलिफ विशाल दरख्तों से ढकी हुई उस आबादी में हर तरफ कोयलियों के सुरीले नगमे और मुख्तलिफ पपियों की बेतावाना आवाज़ों ने दिलफरेब शोर बरपा कर रखा था। कुमोदिनी अपने महबूब के होंठों से खेलते हुए अचानक हंस पड़ी तो महताब ने पूछा, अरे वाह, क्या बात है? बिन बादल बरसात की मानिंद मेरी जान के होंठों से हंसी की फुलझड़ियाँ टपकने लगीं। कुमोदिनी फ़ौरन बोली, कुछ नहीं साजन, बस यूं ही। चुनांचे वो अपने मुख्तसर अल्फाज के साथ खिलखिला कर और भी ज़्यादा हंसने लगी। महताब को महसूस हुआ कि उसकी सांसें फूलने लगीं और वो उसके ही बदन पर लुढ़कते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तब महताब भी धीरे से हंसकर बोला, बात तो कुछ ज़रूर है जान, वरना बेवजह आप इस तरह हंसें ये तो हो ही नहीं सकता। कुमोदिनी सीधी होकर बैठती हुई महताब के जिस्म के ऊपरी हिस्से को अपनी गोद में समेटते हुए बोली, रांची जाते वक्त आपने मेरी बातों से खिंचकर क्या कहा था, याद है? महताब चौंका। कहने को तो बहुत सी बातें कही थी मैंने, लेकिन उनमें से कौन सी बात आपके इस कदर हंसने का सबब है वो मुझे क्या मालूम। कुमोदिनी फिर हंसी तो महताब उसकी हंसी से महजूज होते हुए खुद भी मुस्कुराकर उसके गुलनार चेहरा को निहारने लगा। लिहाजा जल्द ही कुमोदिनी ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, शादी न ब्याह और न बाल बच्चे, फिर भी इतनी कंजूसी। अपने साजन के अल्फाज दोहराते हुए वो फिर हंस पड़ी तो महताब ने कहा, मैंने गलत कहा था क्या? बिल्कुल नहीं सजना, मगर ये तो सोचा होता कि ये शादी ब्याह और बाल बच्चे ये सब कुछ अंजाम देना क्या मेरी तनहा की जिम्मेदारी है या उसकी इब्तदा आपको करनी होगी? हाँ, बेशक आपकी बातें 100% सच हैं। बस अब देर नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैं खुद भी काफ़ी बेकरार हो रहा हूँ, मगर बज़ाहिर ज़ब्त करता हूँ, आपको एहसास नहीं होने देता। महताब के जवाब में वो फ़ौरन बोली, अच्छा ये तो आपके एहसासात हैं, लेकिन मैं आपकी क़ुर्बत में बैठकर आपके फौलादी जिस्म से लगकर आपकी अंदरूनी कैफियत को बखूबी महसूस करती हूँ। मगर आपके शरई पाबंदियों के सबब, आपके सख्त जान होने की वजह से हर दिन खुद को मारती रही हूँ। कुमोदिनी के चेहरे की संजीदगी का जायज़ा लेते हुए महताब अपना चेहरा उसकी गोद में गाड़ते हुए उसके गिर्द अपनी फौलादी बाहें लपेट कर बोला, अगले माह के बाद, यानी अभी अप्रैल है ना, मई के बाद जून की 10 तारीख का मुहूर्त निकला है सूरज बाबू व गुड़िया की शादी का। इंशाअल्लाह 11-12 जून तक हम भी अपनी मंजिल पा लेंगे और अगले साल के जून के मज़कूरा तारीख तक इंशाअल्लाह आपके आंगन में एक हसीन व जमील नन्ही परी भी किलकारियाँ मारने लगेगी। उसकी शरारत आमेज़ बातें सुनकर कुमोदिनी थोड़ी शर्माई तो महताब खान आदतन हा हा करके हंसने लगा था। वाह, किस कदर सरस था उनका रोमांस और कितनी पाकीज़ा थी उनकी मोहब्बत। बारसूरत थोड़े तवक्कुफ़ के बाद कुमोदिनी ने पूछा, लक्की से मिलने गए थे क्या? हाँ, गया था ना। और सूरज व लक्ष्मी के दरमियान होने वाली उनकी बातों को दोहराया तो कुमोदिनी बेहद खुश हुई थी। उसने कहा, राह रास्त पर आने के बाद सूरज ने काफ़ी सब्र व धैर्य रखा है साजन, और आपके सम्मान का भी लिहाज रखा है। हाँ डार्लिंग, इसमें क्या शक। निर्मला भाभी ने उसकी रूटीन ज़िंदगी काफ़ी फ़ख्र से
बताई थी मुझे। कुमुदिनी ने कहा, ये सब आपकी मेहरबानियों और महानताओं का ही तकाजा है साजन, वरना सूरज जैसे उबाश व अय्याश युवक का इस तरह अपने इमेज और जिम्मेदारियों को महसूस करना बेहद मुश्किल अमल था। निर्मला भाभी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। जवाबन महताब खान हैरत से बोला, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हर फर्दो बशर की कामयाबी और उसके किरदारों के रोशन होने का समरा लोग मुझे ही क्यों देते हैं। ये तो वैसे लोगों की भी खुद को संवारने की हर मुमकिन कोशिशें रहती हैं। कुमुदिनी ने झट से कहा, लेकिन रहनुमाई और दिशा निर्देश तो आप जैसे अजीम इंसान का ही होता है ना। महताब उसकी दलील के सामने लाजवाब होकर एक लम्हा के लिए अपनी पलकें बंद कर ली तो कुमुदिनी ने बगौर उसके मासूम रोशन चेहरे का इन्हमाक से जायज़ा लिया और उसका सर अपने सीने में दबोचते हुए अपने गुलाबी होंठ उसकी कुशादब पेशानी पर गाड़ दी। उसी आसना रमा देवी अलग से ही उसे देखी तो उसकी अंतरात्मा से आवाज़ बुलंद हुई, निर्मल जल से लबरेज दरिया, निर्मल जल से लबरेज दरिया, मगर उसके दोनों किनारे किस कदर प्यासे हैं। भगवान, अब जल्द तू अपनी पलकें खोल प्रभु। चुनांचे लम्हा भर बाद उसने बुलंद लहजे में कहा, खाना तैयार है मालकन, और अभी गर्म भी है। भूख नहीं लगी है? मालिक बाबू को लेकर आ जाइए ना। उसकी बातें सुनकर कुमुदिनी और महताब चौंक पड़े थे और एक दूसरे की आंखों में गोता लगाकर मुस्कुराने लगे थे। दूसरी जानिब सुबह के 11 बजे थे। मुंदिरका प्रसाद सिंह अपने दरवाजे पर चंद तालीम याफ्ता मुहज्जब लोगों के साथ बैठा चाय पी रहा था। उसी असना स्कूटर सवार एक शख्स आकर दरवाजे पर रुका तो सबों की निगाहें उसकी जानिब उठ गईं। वो हैंड बैग हाथ में लिए ऊपर शहर में आते हुए बोला, मुझे मुंदिरका प्रसाद सिंह से मिलना है। क्या बात है? मैं ही मुंदिरका प्रसाद हूँ, बोलिए। मुंदिरका सिंह ने मशकूक निगाहों से उसकी जानिब देखकर कहा तो आने वाले ने बैग से एक पेपर निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, मैं हाजीपुर से आया हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ, आपके नाम कोर्ट का नोटिस है। मुंदिरका सिंह बेदिली से पेपर लेते हुए बड़बड़ाया, नोटिस कैसा? खुद पढ़ लीजिए ना, सरकारी अहलकार ने कहा तो मुंदिरका सिंह झिल्लाए लहजे में बोला, मैं आपसे पूछता हूँ। अहलकार ने कहा, दरअसल स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद सिंह की इकलौती सुपुत्री श्रीमती कुमुदिनी सिन्हा ने अपनी जायदाद के बाकायदा बंटवारे के लिए अदालत में राइट एंड टाइटल सूट का आवेदन पेश किया है। इसी सिलसिले में अदालत ने आपके नाम नोटिस जारी किया है ताकि मुकर्ररा तारीख पर तमाम तर ज़मीन के डॉक्यूमेंट के साथ अदालत में हाजिर हो सकें। हरगिज़ नहीं। मुंदिरका सिंह कुर्सी से उछलते हुए गरज उठा, मैं इस नोटिस को बिल्कुल नहीं मानता। वो अपने अल्फाज के साथ ही पेपर्स के 2 टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिया। उसकी गरजदार आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी मालती देवी सदर गेट के पर्दे से झांकने लगी। सरकारी अहलकार ने नर्म लहजे में कहा, आपके इस तरह आवेश में आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा सर। आप इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं कर सकते कि श्रीमती कुमुदिनी सिन्हा बालिग और खुद मुख्तार हैं। मुंदिरका सिंह अल्फाज को पीसते हुए बोला, इन केस कुमुदिनी की एट रेंडम मौत हो जाए तो क्या होगा लक्ष्मण बाबू? उसने अपने दरवाजे पर बैठे गांव के ही निवासी विद्युत विभाग के इंजीनियर लक्ष्मण सिंह से जनूनी कैफियत में पूछा तो मुखातिब शख्स के साथ ही वहां मौजूद सभी लोग उसकी दीवानगी पर मुस्कुराने लगे थे। चुनांचे अहलकार ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे तो इस सिलसिले में कुछ भी बोलने का मुझे कोई हक नहीं है क्योंकि मामला अदालत की नज़र की जा चुकी है। बावजूद इसके जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक महज एक कुशल नागरिक की हैसियत से बता देता हूं कि इस चीख पुकार और उछल कूद से आपको कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है सर। क्यों फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है?
कुमुदनी को अपना बयान हो या अर्जी वापस लेना होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। अलकार ने हंसते हुए कहा, सर वो तो ऐसे भी आपकी मर्जी के खिलाफ आपका बुरा होने ही वाला है, क्योंकि आपकी मर्जी और ख्वाहिश में हक तलफी की गंध भरी है। वैसे आपकी भलाई के लिए अर्ज है कि बंटवारे का सरकारी आदेश और प्लाट बंदी निर्धारित होने से पहले मिस कुमुदनी सिन्हा की अगर मौत वाक़ई होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आवेश में जो बातें आपने कही है वो सिर्फ अपने गांव के चंद प्रतिष्ठित लोगों के सामने ही नहीं, बल्कि एक सरकारी अहलकार अर्थात मेरे समक्ष भी कहा है। अतः उनकी रक्षा अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, वरना आपके कहे हुए शब्दों के अनुसार किसी अन्य स्त्री पुरुष ने भी गुप्त रूप से अमली कदम उठाया तो भी हत्यारा आपको ही कायम किया जाएगा। निसंदेह आप बज़ाहिर भी एक अच्छे इंसान हरगिज नज़र नहीं आते। पता नहीं ऐसे में श्रीमान के अंदर कितनी गंदगी भरी होगी। आपने पेपर्स को फाड़ डाला, वरना नोटिस के साथ उनके आश्रम के नाम श्रीमती जी के वसीयतनामे की प्रतिलिपि भी उसमें संलग्न थी, जिसे आप पढ़कर खुद समझ सकते थे। मुझे लगता है सर कि आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़े लिखे नहीं हैं। अहलकार की बातें सुनकर सभी लोग अपनी अपनी बगले झांकते हुए मुस्कुराने लगे थे और मालती देवी का चेहरा उस वक्त देखने के काबिल था, जिस पर अपने पति मुंदिरका सिंह के प्रति नफरत व घृणा की आंधी चल रही थी। वो पर्दे के पीछे से बोली, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि आवेश में आप किसी भी समस्या का हल ढूंढ नहीं पाएंगे। वैसे भी आपके मन में पहले से ही कुमुदनी और उसकी जायदाद के मामले में खोट था, जिसका अंजाम भी यही होना था। अब भी कहूँगी कि अपनी नीयत साफ रखें, संभव है कोई बेहतर हल निकल आए। अगर इस घर का आधा हिस्सा भी चला गया तो हमारे बेटे जीते जी मर जाएंगे। आपकी भलाई इसी में है मुंदिरका बाबू। जैसा आपकी धर्मपत्नी के विचार व कथन हैं। एक मोमिन शख्स कुर्सी से उठते हुए ऐसा कहकर अपनी राह पकड़ी तो दीगर हजरात भी धीरे धीरे उठकर चल पड़े, क्योंकि उन सबों की निगाहों में कुमुदनी सिन्हा हक बजानिब थी। मुंदिरका सिंह आगे बढ़कर पेपर उठाने लगा तो अहलकार भी अपनी स्कूटर की जानिब बढ़ गया था। मुंदिरका सिंह हाथ में कागजात के टुकड़े लिए लम्हों सर झुकाए खामोश खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अपने कमरे में पहुंचा ही था कि मालती देवी भी वहां आन खड़ी हुई। उसे देखकर मुंदिरका बड़बड़ाया, कमीनी छोकरी अपने बाप दादा से भी ज़्यादा बुद्धिजीवी निकली। मैं डाल डाल पर चलता हूँ तो ये पत्तों से छलांग लगाकर गुजर जाती है कुतिया। मालती ने कहा, क्यों नहीं, पढ़ी लिखी जो है, आपकी तरह जाहिल मूर्ख नहीं है कि आपकी मनमानी से मात खा जाए। मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं हो सकता, सिवाय अपने पिताश्री के हिस्से की आधी जायदाद उसे मिलना ही है, जिसकी मुझे कभी भी कोई चिंता नहीं रही है। मेरे बेटे अपना अपना नसीब लेकर आए हैं, वो कुमुदनी का नसीब नहीं छीन सकते। अगर मुझे चिंता है तो इस ज़मीन की जिस पर यह हवेली खड़ी है। आप हर तरफ से खुद के ही कारण घिर चुके हैं, अतः आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं स्वयं कुछ करती हूँ ताकि इस घर और इस प्लॉट को बचा सकूँ। बदसूरत मालती ने गायों जैसे स्वभाव रखने वाले अपने बेटों और इकलौती बहू से कहा, बेटे मैं मुजफ्फरपुर जा रही हूँ, मुमकिन है आज वापस न भी आ सकूँ। तुम लोग चिंता मत करना। लिहाजा उसने अपने छोटे 14 साला बेटे राजन कुमार को साथ लेकर गांव के ही रिक्शा चालक नंदू राम के साइकिल रिक्शा में बैठकर चल पड़ी, जबकि मुंदिरका सिंह अपनी ख्वाबगाह में इस तरह बेसुध होकर पड़ा था जैसे वो बिस्तर मर्ग पर सोया पड़ा हो। बरसूरत 4.5 घंटे बाद यानी 6:30 पर बवक्त गुरूब आफ्ताब नंदू राम मालती देवी को लेकर यशोदा भवन पहुंचा। उस वक्त रामलाल दरवाजे पर ही मौजूद था। नंदू ने मुस्कुराकर कहा, प्रणाम हो रामू काका। रामलाल हैरत से मुस्कुराया, खुशी रहा बेटा। उसी पर राजन कुमार उसकी माँ मालती देवी रिक्शा में बांधे गए पर्दे से निकले तो रामलाल ने फौरन कहा, प्रणाम मालकिन। प्रणाम, मालती ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया।
उसी असना राम प्यारी देवी भी मुस्कुराती हुई बाहर निकली। सलाम मालकिन जी। मालती ने भी उसे पुरखलूस लहजे में जवाब दिया और बोली, का हो रमा देवी, तू तो यहाँ बहुत चिकन हो गईला हा। दोनों प्राणी, हाँ मालकिन, ये सब हमरा लाडली मालकिन के कृपा हवे। बहुत अच्छा। हमरा बेटी घर में है ना? हाँ हाँ, घरे में हतन आहा के बेटी। अयो ना, अंदर चलियो। ये थी उन लोगों की घरेलू भाषा। अब आगे की बातें मैं अपनी ज़ुबान में सुनाऊंगा, मगर उससे कबल वाज़े कर दूं कि उन दिनों हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदायों की ऊंची बिरादरियों में घर हो या बाहर पर्दे का बेयन एहतमाम हुआ करता था। सवारी में बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और साइकिल रिक्शा ही मखसूस था। मोटर कार वगैरह की सहूलत बिल्कुल कम थी। बारसूरत जब खातिन, चाहे वो नई हो या पुरानी, मैके ससुराल या रिश्तेदारी में जाती थी तो सवारी की गाड़ियों में चादर या नई साड़ियों का पर्दा लगाया जाता था, जिसे गांव की जुबान में ओहार भी कहा जाता था। चुनांचे मालती देवी इस तरह के पर्दे में मुजफ्फरपुर आई थी। बाहरसूरत वो माँ बेटा रमा देवी की रहनुमाई में कुमुदनी की ख्वाबगाह में पहुंची तो कमरे की सजावट, डबल आरामदेह बेड और जगह जगह टेबल से दीवारों तक कुमुदनी व महताब खान की मुख्तलिफ मुश्तरका या फिर अलग अलग आवेज़ा तस्वीरें देखकर, दीवार पर आवेज़ा तस्वीरें देखकर माँ बेटे दोनों ही को एक नई खुशी का एहसास हुआ। मालती देवी ने पलटकर रमा से पूछा, मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही है रमा? रमा देवी ने कहा, वो स्नान कर रही हैं, अभी आ जाएंगी। सबसे अधिक गर्मी मेरी मालकन को ही लगती है। सुबह शाम दोनों समय स्नान करने लग जाती हैं। आप बैठिए ना मालकिन, वो आ जाएंगी ना। राजन टेबल पर रखी हुई महताब की ताज़ा तरीन तस्वीर उठाकर गौर से देखते हुए बड़बड़ाया, वाह कितने सुंदर और प्यारे प्यारे से हैं। अभी कहाँ होंगे हीरो साहब? उसकी बातें सुनकर मालती और रमा देवी दोनों ही मुस्कुराने लगी। रमा देवी ने कहा, अपने घर पर होंगे या फिर दुकान पर? वो छोटे मालिक दुकान पर होंगे छोटे मालिक। खबर मिलने भर की देर है, दौड़े चले आएंगे आप लोगों से मिलने। अब आइए बाहर चलते हैं, जहां रामलाल और नंदू पुख्ता ज़मीन पर पसर कर बैठे थे। नंदू ने राजदाराना अंदाज में सरगोशी की, रामू काका, चंदा मालिक कहाँ रहते हैं? गांव में बहुत तारीफ़ें सुनता हूँ, किंतु कभी देखा नहीं, कैसे हैं वो? यहाँ लाडली मालकिन जी के साथ नहीं रहते हैं क्या? रामलाल बोला, कभी कभी जब मालकिन जिद करके रोकती हैं तो रुक जाते हैं। अभी मालकन फ़ोन करेंगी ना तो तुरंत भागे चले आएंगे। मालकन का जीवन उनके ही दम से आबाद है नंदू, सारा खर्च वही चलाते हैं। हम सबों का भी बोझ उनके ही कंधे पर है, वरना घर से तो मालकिन न कुछ लेती हैं और न मांगती ही हैं। तो क्या मंदिर का मालिक लाडली मालकन को पैसा कौड़ी या अनाज पानी आदि नहीं भेजते हैं? नंदू ने हैरत से पूछा तो रामलाल ने सिर्फ इतना कहा, एक अधेली या फूटी कौड़ी भी नहीं। बाप रे, केहन चंडाल आदमी हैं ये मंदिर का मालिक। ये तो जुल्म है काका, घोर अन्याय है। जिनकी आधी जायदाद है उन्हें ही सब चीज़ों से वंचित रखा गया है और स्वयं अपनी झोली भर रहे हैं। रामलाल ने तंबाकू बनाते हुए कहा, अब ज़्यादा दिन वो अपनी झोली नहीं भर पाएंगे नंदू बेटा। देखो ना, जल्दी ही बंटवारा होने वाला है। मालकिन ने कोर्ट में केस कर दिया है। वाह, फिर तो ठीक है, अब मज़ा आएगा, अब छटपटाएंगे सिंह जी। नंदू अपने अल्फाज के साथ ही धीरे से हंसने लगा था। वाज़ह हो कि कुमुदनी का उर्फी नाम लाडली था, क्योंकि अपने ख़ानदान की वो अकेली लाडली बिटिया रही थी। बहरहाल सब, अब आपको हवेली के अंदर लिए चलता हूँ। कुमुदनी ने गुस्ल करके लंबा गाउन और साया पहन रखा था, भीगे लंबे बालों को तौलिया से लपेट रखा था, बदन पर हस्ब मामूल दुपट्टा डाले वो ज्यों ही कमरे में दाखिल हुई, राजन ने लपक कर उसके पैर छू लिए और ख़ुद कुमुदनी भी अपनी चची के चरणों में झुक गई। लेकिन मालती का चेहरा फर्त जज्बात से सुलग उठा। उसने कुमुदनी को बाहों में समेट लिया और दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। अब यहाँ पर अर्ज़ है कि हर समुदाय की तमाम छोटी बड़ी ऊंची नीची बिरादरियों की औरतें जब अपनों से मिला करती थीं, एक दूसरे के गले लगकर रोना रवायत जैसा था। मगर यहाँ बतौर रवायत नहीं, बल्कि काफ़ी दिनों
काफ़ी दिनों बाद मिलने और पेचीदा हालात के बावजूद दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। रमा देवी भी करीब ही खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। दूसरी जानिब से रामलाल व नंदू भी आकर सहन में खड़े हो गए थे और उनका रोना देखकर उन दोनों की आंखें भी पिघलने लगी थी। रामलाल हो या रमा देवी, पहली बार अपनी मालकन को इस तरह हृदय विहुल होकर रोते देखा था। लिहाजा रामलाल व नंदू अपनी अपनी आंखें पोंछते हुए फौरन बाहर चले गए और रमा देवी दोनों को चुप कराते हुए एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करने लगी थी। चंद लम्हों बाद मालती ने कुमुदनी के बालों से लिपटा हुआ तौलिया खोला और उसके बालों में कंघा करने लगी। कुमुदनी ने रमा देवी से कहा, अलमारी खोल दो काकी, मेरा राजन भैया ज़रूर भूखा होगा, जो समझ में आएगा खुद लेकर खाएगा। राजन इसलाकर बोला, दीदी, मेरा तो आपको देखकर ही पेट भर गया, वरना सचमुच मुझे पहले से भूख लगी हुई थी। उसकी बातों पर रमा देवी हंसती हुई अलमारी खोल दिया तो राजन चौंकते हुए बोला, बाप रे, ये नाना प्रकार की मिठाइयाँ, मेवे, ड्राई फ्रूट, सेब तथा अंगूर, आखिर मैं क्या क्या खाऊंगा दीदी? मालती ने हंसकर कहा, अभी तो कह रहे थे कि बहन को देखकर पेट भर गया है। अतः मैं सोच रही थी राजन बेटे कि तुम्हारे होने वाले जीजा आ गए तो ऐसा न हो उन्हें देखकर तुम्हारा भरा हुआ पेट ही न फट पड़े, फिर तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे बेचारे। मालती की बातें सुनकर कुमुदनी और रमा देवी बेख्तियार हंस पड़ी। चुनांचे कुमुदनी ने पलटकर अपनी आंटी को मानीखेज निगाहों से देखा और फिर 1 मिनट कहकर क्रेडिल की जानिब बढ़ी। सोचा मुमकिन है इस वक्त वो दुकान पर होंगे, क्योंकि शाम में कह रहे थे शाम में अमूमन ग्राहकों की भीड़ हो जाती है। लिहाजा इस सोच के साथ उसने दुकान का नंबर डायल किया तो इत्तेफाक से महताब खान ने ही फ़ोन रिसीव किया। हेलो जी, चरण स्पर्श साजन, खुश रहिए, कैसी हैं? और आपकी आवाज़ बदली बदली सी क्यों है? मेरी छोटी माँ और छोटा भाई राजन कुमार आए हैं। ओह बहुत खूब, अब समझा कि माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई होंगी, इसीलिए आवाज़ डिस्टर्ब है। चुपचाप रहिए, वो शोखी से मुस्कुराई। जब माँ बेटी अरसा बाद मिलती हैं तो रोती नहीं है क्या? हाँ, क्यों नहीं। वैसे मेरा ख्याल तो ये है जान कि अपने आंसुओं को फ़िलहाल बचा कर रखिए। जब मैं आपको यशोदा भवन से विदा करवा कर शहनाज मंजिल के लिए चलूँगा तब आंसुओं का बंद खोल दीजिएगा। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अब बस भी कीजिए, दिन ब दिन बेहद शरारती होते जा रहे हैं। ये खुशियों से लबरेज शरारतें, महताब खान ने कहा जवाबन, ये खुशियों से लबरेज शरारतें भी तो आपकी ही मोहब्बत व कुर्बत की देन है जान, वरना इस तरह की मुसर्रत आमेज़ कैफियत तो मुझसे कोसों दूर थी। खैर, अब बताइए कि क्या सब लेकर आना है? गोश्त, मछली, ब्रेकफास्ट के लिए फल और मिठाइयाँ वगैरह। राजन बाबू की कोई फरमाइश हो तो अर्ज़ करें। मालती व रमा काफ़ी हद तक दोनों की गुफ्तगू की नवैयत को समझकर फ़ख्र से मुस्कुरा रही थी। कुमुदनी ने राजन की जानिब देखकर नम लहजे में कहा, राजन, वो पूछ रहे हैं कि राजन बाबू की कोई फरमाइश हो तो बोलिए। राजन अपनी बहन के मुंह में अपना मुंह सटाते हुए बोला, दीदी, यहाँ तो पहले ही से पूरी अलमारी भरी पड़ी है, इसे खाली करने में मुझे 4 दिन ज़रूर लगेंगे। अभी जीजा जी से फ़ौरन आने को कहिए दीदी, मेरा हृदय फड़फड़ा रहा है उनके लिए। कुमुदनी उसकी बात सुनकर हंसी तो उधर महताब भी आदतन हा करके हंस पड़ा। कुमुदनी ने पूछा, राजन ने क्या कहा, ये सुना क्या साजन? हाँ जान, सुना ना, और महसूस किया कि मेरे लिए उस मासूम बालक के हृदय में अथाह मोहब्बत मौजूदन है। खैर, फूल रखिए, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। मालती ने रमा से कहा, रमा, मेरी लाडली बेटी के जीवन में हर तरह के रंग भरकर इसके होंठों पर खुशियों के फूल व कलियां सजाने वाले चांद बाबू ही एकमात्र प्रशंसा योग्य इंसान हैं, वरना 9 साल की उम्र से जिस बेटी को सिर्फ मैं ही नहीं, इसके माता पिता खुद भी किसी जिंदा लाश की भांति जीते हुए देखती आई थी, आज जिस रंग रूप में देख रही हूँ, मेरे अंदर कैसे कैसे एहसास जागरूक हो रहे हैं, बयान करने के लिए शब्द ही नहीं है। प्रभु इन दोनों की खुशियों की रक्षा करे।
मालती की आवाज़ गुलूगीर हो गई और 2 कतरे अश्क उसके चिकने गोरे गालों पर मोतियों की तरह लुढ़कने लगी थी। उसने मजीद कहा, मेरी बेटी को चाहिए रमा कि इस देवता रूपी युवक को पाने के लिए नस्ल, धर्म, जात, बिरादरी की तमाम हदें पार कर ले, अन्यथा जिन फूल और कलियां एवं इंद्रधनुष जैसे रंगों से उन्होंने इसकी ज़िंदगी भरी है, उनके बगैर इस ज़िंदगी को जीना दुर्लभ हो जाएगा। रमा देवी ने कहा, मालकन जी आप सही कह रही हैं। तो मालती फिर बोली, इस सिलसिले में व्यक्तिगत रूप से मुझे न तो कभी कोई आपत्ति रही है और न आगामी दिनों किसी प्रकार की कोई आपत्ति होगी। एक तवील सांस लेकर उसने मजीद कहा, अब मुझे इस बात का ठोस सबूत मिल चुका है कि परमात्मा ने इंसान हो या पशु पक्षी या फिर दुनिया का कोई भी जीव जंतु, उसकी सिर्फ 2 जात बनाई है, 2 जातियां बनाई हैं, नर और नारी। ये समुदायों का बंटवारा और जात बिरादरी महज कर्मों के आड़ में मानव जाति की रची हुई रचना है, जिसके प्रति कुल परमात्मा की रचना का सबूत मेरी लाडली की मोहब्बत है, जो महामानस श्री महताब खान के प्रति इसके हृदय में पल रही है, जिसका उदाहरण ये है कि राजपूताने की एक नाबालिग हिंदू लड़की और दूसरी ओर पठानी नस्ल का मुस्लिम लड़का, जिनका दूर दूर तक एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है। गांव समाज भी अलग और वातावरण भी अलग, और ऐसे में दुर्भाग्यवश बालक का अपहरण होता है, जिसकी तस्वीर के साथ पूर्ण संवेदनशील परिस्थिति का विवरण दैनिक पेपर में प्रकाशित होता है। संभवतः लाखों लोगों ने उस लेख को पढ़ा होगा। मेरी लाडली जैसी अनेकों मासूम बच्चियों की दृष्टि से भी उक्त वाक़ये की खबर गुजरी होगी, लेकिन सिर्फ इसी के हृदय में उक्त अनाथ बालक के प्रति सहानुभूति का उत्पन्न होना और फिर स्नेह स्नेह यानी रफ्ता रफ्ता उस सहानुभूति का इसके एक तरफा प्रेम में परिवर्तित होना दैविक चक्र नहीं तो और क्या है। तथा परमात्मा की सबसे बड़ी रासलीला तो ये थी कि न चाहते हुए भी इसकी शादी का होना और ससुराल जाते हुए इसको अपहरण करके उसी स्थान पर ले जाना जहां इसके स्वप्न का राजकुमार मौजूद था। हे भगवान, मालती बोलते बोलते अपनी हथेली से अपनी पेशानी को ठोंकते हुए मजीद बोली, ये किस कदर अचंभित कर देने वाली रासलीला रचाई है तूने। तू ही बेड़ा पार लगाएगा प्रभु। मालती अपनी निगाहें उठाकर अपने करीब खामोश खड़ी कुमुदनी को देखते हुए बोली, बेटी तुम दोनों को एक दूसरे का जीवन साथी बनने के लिए वाकई किसी भी अपने लोगों या लाव लश्कर की आवश्यकता नहीं है। बस उचित धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक जैसा चांद बाबू चाहें एक दूसरे के जीवन डोर में बस जाना है। बाद को ज़माना चीख पुकार करके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अनपढ़ गंवार और नाम नेहाद धार्मिक ठेकेदारों की मुखालफत से कहीं ज़्यादा हर समुदाय के समर्थक तुम दोनों पति पत्नी के पक्ष में आएंगे, इसका मुझे दृढ़ विश्वास है। तुम्हारे पर्सनल मसले में अब इससे ज़्यादा न तो मैं कुछ बोल सकती हूँ और न बोलने की कोई गुंजाइश एवं आवश्यकता ही है। मालती के खामोश होते ही कुमुदनी आहिस्तगी से रुख बदलते हुए नर्म मासूम लहजे में बोली, हम आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं छोटी माँ, और संतुष्ट भी। मुझे आप पर जितना विश्वास था उससे भी कहीं ज़्यादा विश्वास योग्य हैं आप। वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है, क्योंकि साहब भी इसी प्रकार के विचारों से इत्तफाक रखते हैं। उसी लम्हा बाहर से हार्न की आवाज़ आई तो तीनों खातीन के होंठ मुतबस्सुम हो उठे और मियाँ राजन ने तो जंगली खरगोश की तरह बाहर जाने के लिए छलांग लगा दी थी। मुअज़्ज़िज़ हज़रात व खातीन, यहाँ मैं 33वीं किस्त का ख़ात्मा कर रहा हूँ। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा लेकर हाजिर हूँगा। फ़कत वस्सलाम।